नमस्कार। आज फिर से गुरुवार हमारे सेकुलर लोकशाही आंदोलन मूवमेंट फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी का वीकली मीटिंग में आप सबका स्वागत है। लास्ट थर्सडे हमने काफी करंट सिचुएशन, करंट टॉपिक्स पे डिस्कशन किया था। सबके काफी अलग अलग राय आई थी, पर अच्छा है कि हम लोग एक डेमोक्रेटिकली डिस्कशन करते हैं और एक प्लेटफॉर्म ही उसके लिए है। मूवमेंट फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी इसलिए भी नाम रखा गया है। और हमें पता है कि ये जो क्लाइमेट चेंज की हर रोज अखबार में हर 5 मिनट पे बात आती है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और ये क्लाइमेट चेंज की बात कभी कभी एक्सक्यूज के रूप में भी आती है, कभी कभी बहुत डरावना भी उसका होता है चित्र। डर भी लगता है कि क्या होगा दुनिया का, क्या पूरा पृथ्वी का प्रलय हो जाएगा, ऐसा भी कभी कभी चित्र पेश किया जाता है। पर वो भी वास्तविकता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और एक क्लाइमेट चेंज का जो कॉन्फ्रेंस है यूनाइटेड नेशंस का, वो अभी अभी दुबई में मिला था 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक, शायद वही पीरियड था जिसको शॉर्ट में COP28 बोलते हैं। और उसमें हमारे आज की जो वक्ता है महेश भाई पंड्या, वो हर हमेशा उसमें जाते हैं और बात को रखते हैं। तो महेश भाई आज हमारे साथ वक्ता के रूप में है, और उनसे और कौन अच्छा स्पीकर हो सकता है हमारे साथ। और एक क्लाइमेट चेंज का क्या रियल पिक्चर है, ये फोसिल फ्यूल को लेके जो बात थी और दुबई में हुआ। यूनाइटेड अरब अमीरात के शेख उसके थे प्रेसिडेंट और यजमान होस्ट, तो काफी क्रिटिसिज्म भी हुआ था कि फोसिल फ्यूल को लेके वो तो एग्री नहीं करेंगे। लास्ट मिनट तक एग्रीमेंट नहीं हो रहा था, पर लास्ट में हुआ। मुझे जितना पता है महेश भाई डिटेल में बताएंगे। और महेश भाई हमारे जाने माने एनवायरमेंट एक्टिविस्ट है, बहुत ही एरिया में जाके बात करते हैं, पब्लिक एजुकेशन का भी काम करते हैं और साइंटिफिकली भी अपना जो है केस पॉइंट ऑफ व्यू उसको प्रेजेंट करते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल फोरम में। मैं महेश भाई को रिक्वेस्ट करती हूँ बात को रखने के लिए। महेश भाई पंड्या। नमस्कार एंड थैंक यू वेरी मच मीनाक्षी बहन, ये पूरी कॉप की पृष्ठभूमि करने के लिए और मेरा परिचय देने के लिए। और मुझे खुशी है कि हर बार MSD एक कॉप के बाद ये डीब्रीफिंग बोलते हैं उसको, वो करते हैं। मैं कई बार भूल जाता हूँ, लेकिन मीनाक्षी बहन बराबर याद रख के बोलते कि आपको ये बोलना ही है। तो अच्छी बात है। आज का जो टॉपिक है इसमें मैंने ये चूज किया है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी। क्लाइमेट चेंज में बातें तो होती है, अखबार में भी आता है, लेकिन जो नागरिक संगठन है, सिविल सोसाइटी जिसको बोलते हैं, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, उसका रोल क्या होता है, इसके बारे में ये बात रखनी है। बेसिकली आप सब जानते हो कि आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वार यूनाइटेड नेशन की गठन हुआ है और उसमें काफ़ी विंग्स है। जैसे कि ये जो कॉप है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, वो क्लाइमेट चेंज पे है। उसका जो ऑर्गेनाइज करती है वो UNFCCC बॉडी है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो स्पेसिफिकली वो क्लाइमेट चेंज को हैंडल करती है, डील करती है। उसमें भी दर्ज विंग ऑफ द साइंटिस्ट लोगों की होती है, उसको IPCC बोलते हैं। वो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज, जो दुनिया भर के साइंटिस्ट होते हैं, वो अपने रिसर्च के बेस पे सुझाव देते हैं। और फाइनली जो 2016 में जो हुआ वो पेरिस एग्रीमेंट, ये अब तक का लैंडमार्क एग्रीमेंट बोलते हैं UNFCCC में, कि 180 कंट्रीज़ ने उसमें एग्रीमेंट किया है, भारत ने भी किया है कि भाई 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हम टेम्परेचर को डाउन करेंगे। तो क्लाइमेट चेंज का दो तरीका है। एक क्लाइमेट चेंज जो भी हो रहा है, उत्सर्जन ग्रीन गैसेस का, तो उसको कैसे नीचे लिया जाए ताकि टेम्परेचर में कटौती आए, तो उसको मिटिगेशन बोलते हैं।
और दूसरा एक वर्ड्स है इसमें एडेप्टेशन, जो हम भुगत रहे हैं अभी। एक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हुई और फिर क्लाइमेट चेंज हुआ, तो जो उसकी हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या किया जाए, तो उसको एडेप्टेशन बोलते हैं। ज़्यादातर सरकारें मिटिगेशन में ध्यान देती है क्योंकि इसमें पैसा है, और हमारा इंडिया का तो ये सूत्र रहा है, सबसे बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से, आफत में किस प्रकार से अवसर में कन्वर्ट करे। तो सवाल ये होता है कि किसकी आफत और किसका अवसर की बात हो रही है। वो डिजास्टर इनटू द अपॉर्चुनिटी, लेकिन हम देखते हैं कि इसमें धंधा बिजनेस निकाल लेते हैं। तो एक मुनाफा कमाने का भी एक तरीका है टू रिड्यूस द मिटिगेशन। बात अच्छी होती है, जैसे कि अभी ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम लॉन्च किया सरकार ने, बहुत जल्द में लॉन्च किया। 60 डेज़ की उसकी वो टाइम रखा था कि भाई पीपल आर इनवाइटेड फॉर कमेंट्स एंड सजेशन एंड ऑल। लेकिन 1 महीने के अंदर सरकार ने बोल दिया कि नहीं, अब तो ये सब कमेंट्स आ गई है, अब नहीं करना है। हम तो पर्यावरण मित्र, तो हर बार कोई कानून आता है तो कंसल्टेशन करते हैं लोगों के साथ और फीडबैक भेजते हैं सरकार को। तो हमने तो एक मीटिंग बुलाई थी, अब तो मीटिंग का कोई मतलब नहीं रहा कि सरकार ने बोल दिया कि नहीं अब तो नहीं चाहिए आपका सजेशन है सब। इतनी जल्दबाज क्यों थी, ये समझने की आवश्यकता है, किसके लिए वो कर रहे हैं। एक बड़ा उद्योगपति का नाम खुल के आ रहा है, यदि मैं बोलूँ तो मुझे भी डिफॉर्मेशन में ले जाएंगे वो, दे आर रेडी टू पुट मी बिहाइंड द बार। लेकिन आप सब जानते हैं तो नाम नहीं देता हूँ, इसका नाम बहुत खराब है और पूरी दुनिया में इसके पीछे एगिटेशन चल रहा है। तो ये आदमी एक और पॉल्यूशन कर रहा है, बाहर से भी कॉल इंपोर्ट कर रहा है। तो पॉल्यूशन में बड़ा नाम है, कार्बन फुटप्रिंट बड़ी है। तो वही आदमी अपनी CSR मनी से, जो CSR का पैसा है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका पैसा सपोज गो टू द कम्युनिटी वेलफेयर, लेकिन ये पैसे से कोई अगल बगल के स्टेट में जाके वो विंड एनर्जी पैदा करता है, सोलर एनर्जी पैदा करता है, जमीन सरकार मुफ्त में देती है, उसको रेवड़ी नहीं बोलते हैं और ढोल नहीं पिटाते हैं। लेकिन जब किसान को 2000 जैसे मामूली रकम देते हैं तो बोलते हैं कि प्रधानमंत्री ने एक बटन दबाया और 8000 करोड़ अपने खाते में घुस गया, ले गए। लेकिन ये जो उसकी कोई बात नहीं होती है। तो ये जो विंड पावर और सोलर पावर जो डाले हैं, बनाए हैं, इंस्टॉल किए हैं अगल बगल के राज्यों में, उसकी ग्रीन क्रेडिट मिलेगी। तो जो पापी लोग होते हैं उसको होली काऊ का एंडोर्समेंट मिल जाएगा, वॉशिंग मशीन। तो वॉशिंग मशीन 2 तरीके से यहाँ है, जो खेस लगा लेते हैं वो भी वॉशिंग मशीन से क्लीन हो जाते हैं, और दूसरे वो लोग हैं कि जो कार्बन की फुटप्रिंट बढ़ाते हैं और फिर एक ग्रीन क्रेडिट के अंदर आ जाते हैं, फिर बोलते हैं कि देखो कितना ग्रीन क्रेडिट वो आदमी ने कमाया। तो होली काऊ की जो एंडोर्समेंट है थप्पा लग जाता है। इसीलिए वो जल्दी थी, G20 हो रही थी, G20 ने बताना था कि हम 5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर की इकोनॉमी करने जा रहे हैं, बस साथ में लुक वी आर रिड्यूसिंग द कार्बन। वो बताने के लिए वो ग्रीन ऑडिट प्रोग्राम जो था वो जल्दी से लॉन्च कर दिया सरकार ने, और बोले कि आपकी अब आवश्यकता नहीं है वो कमेंट्स ये सब लेने के लिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है इसमें भी ऐसा ही है कि भाई ये जो ग्रीन हाउस कम करना है, इट्स अ अपॉर्चुनिटी कई लोगों के लिए और आफत कई लोगों के लिए। तो किसकी आफत और किसकी तक है वो तो हम सब जानते हैं। तो इसमें सिविल सोसाइटी का रोल क्या है, वो मेरी बात है। तो UN का एक विंग है UNFCCC जो क्लाइमेट चेंज को डील करती है। दूसरी एक विंग है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। और इसकी बात मैं इसीलिए कर रहा हूँ
कि ये पैरेलल जा रही है और मैं उसका भी एक एक्रीडिएट ऑब्जर्वर हूँ। तो मैं यूएनईपी को भी फॉलो करता हूँ और UNFCCC को भी फॉलो करता हूँ। अभी यूएनईपी में अभी ये बात आई है कि प्लास्टिक का पॉल्यूशन हो रहा है और इससे भी ग्रीन हाउस बढ़ता जा रहा है। तो हाउ टू रिड्यूस द प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड प्लास्टिक प्रोडक्शन। तो एक और हमारा पेरिस एग्रीमेंट तो है ही, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने अलग से वो इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमिटी, उसको INC बोलते हैं, 2022 में शुरू किया और 2024 के अंत तक INC 5 करके एक लीगली बाइंडिंग होगी। अभी जो पेरिस एग्रीमेंट के तहत जो अभी COP28 हुआ वो वॉलंटरी एग्रीमेंट है, अपनी मर्जी से अपनी सिग्नेचर करते हैं। हमने एथिक्स और मोरल वैल्यू पे एग्रीमेंट होता है, लेकिन जो UNEP ने जो INC बनाई है, इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमिटी फॉर प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड प्लास्टिक प्रोडक्शन रिडक्शन, वो लीगली बाइंडिंग होने वाली है। अब जब लीगली बाइंडिंग होती है तो होती है, चलती नहीं होगा। हमको पार्लियामेंट में एक्ट पारित करना होगा अंडर द आर्टिकल 253 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इफ देयर इज ए लीगली बाइंडिंग ऑफ एन इंटरनेशनल कन्वेंशन और इंटरनेशनल एग्रीमेंट, देन वी हैव टू पास एन एक्ट इनटू द पार्लियामेंट, तो मैंडेटरी हो जाएगी। यदि पेरिस एग्रीमेंट में भारत सरकार ने नेशनल डिटर्मिनेशन कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट रखा है, लेकिन उसको हम चैलेंज नहीं कर पाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि वो वॉलंटरीली एग्रीमेंट है। हम फेस वैल्यू बोल सकते हैं कि आपने पालन नहीं किया है, हम UN में जाके भी बोल सकते हैं, कोई भी देश की बात है। लेकिन जब लीगली बाइंडिंग ट्रीटी होती है तब इट इज़ ए मैंडेटरी प्रोविजन टू फुलफिल द वॉट एवर यू मेक ए सिग्नेटरी और एग्रीमेंट। ये बात मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि जो मीनाक्षी बहन ने सही बात उठाई कि भाई ये फोसाइल फ्यूल से एक ग्रीन हाउस गैसेस होती है, और काफ़ी डिबेटेबल इश्यू रहा कि भाई ये फोसाइल फ्यूल आप FFF जब तक रिड्यूस नहीं करोगे तब तक आपका जो 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान जो नीचे लाना है वो कैसे संभव होगा। और ये भी हुआ कि जिन देश वो ऑयल का उत्पादन करता है, गैस का उत्पादन करता है, वो ही होस्ट हो जाए तो फिर क्या। तो काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ था कि यार जो चोरी करने वाला है उसको ही आप जज बनाते हो, तो फिर क्या। काफ़ी डिबेटेबल इश्यू था, सिविल सोसाइटी ने काफ़ी मुद्दा उठाया था, तो लास्ट तक वो प्रॉब्लम था। मैं ये बात इसीलिए मैं जोड़ रहा हूँ INC की कि जो प्लास्टिक का जो रॉ मटेरियल है वो ऑयल एंड गैस है, हाइड्रोकार्बन। अब जो पेरिस एग्रीमेंट के तहत जो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें फोसाइल फ्यूल कम होने की बात नहीं होगी, तो फिर जो लीगली बाइंडिंग होने वाला है प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन, वो कैसे कम होगा। तो पैरेलल है और इंटरडिपेंडेंट है। तो यदि यहाँ नहीं होगा तो वहाँ नहीं होगा, नेचुरली नहीं होगा। तो इसीलिए मेरा और एज ए सिविल सोसाइटी मेरा कर्तव्य होता है कि यहाँ भी बात करें और वहाँ के जाके भी बात करें। कोई एक हम आइसोलेशन में बात करेंगे INC 3 की, प्लास्टिक प्रोडक्शन की, और यहाँ नहीं तो नहीं होगा। ये दोनों पैरेलल प्रोसेस है। इसलिए हमने बोला कि एक और आप इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमिटीज की जरिए प्लास्टिक प्रोडक्शन कम करने की बात कर रहे हो, प्लास्टिक पॉल्यूशन कम करने की बात कर रहे हो, और यहाँ तो फोसाइल फ्यूल कम करने की बात ही नहीं है। फाइनली लास्ट डे शेख ने खुद ने एग्रीमेंट किया कि भाई वी आर डिज़ायर टू डू, और पूरे जो जितने देश 180 कंट्रीज़ ने इसमें हिस्सा लिया था, वो लोगों ने बताया कि भाई हम फोसाइल फ्यूल कम करने के लिए तैयार है। तो एक आशा का किरण इसमें दिखता है। अब तो आने वाले समय में पता चलेगा कि ये जो दुबई में जो हुआ, UAE में,
तेलिया राजा के प्रदेश में जो कमिटमेंट हुआ है वो कितना फुलफिल होता है। अब ये होने के बाद अब जब अप्रैल महीना में कनाडा में जब INC4 हो रही है प्लास्टिक की चर्चा, तब इसमें भी थोड़ा रिजल्ट आएगा, क्योंकि INC शब्द नैरोबी में जब मिली तो मैं गया था। इसमें पहले 0 ड्राफ्ट हुआ और 0 ड्राफ्ट में सम्मति के बाद फर्स्ट ड्राफ्ट होने चाहिए था, लेकिन नैरोबी में सम्मति नहीं हुई और 0 ड्राफ्ट ही रहा। यदि एंड ऑफ दिसंबर 2 दिन में ख़त्म होने वाला है, पता नहीं ये फर्स्ट ड्राफ्ट आएगा नहीं, और फर्स्ट ड्राफ्ट पे चर्चा होगी अप्रैल में कनाडा में। तो ये दोनों पैरेलल चलता है। जितना दबाव एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में दुबई में या इसके पहले इजिप्ट में था और इसके पहले ग्लासगो में था, तो जितनी हमारे पे दबाव नहीं आता है, इतना दबाव प्लास्टिक के ट्रीटी में आता है। नैरोबी जब हम गए थे तो कई लोग हमको मिलने के लिए आए थे कि यार प्लीज डू समथिंग। बोले कि इसके लिए तो हम आए हैं। नहीं नहीं नहीं, वो आप बता रहे हो उनकी हम प्लास्टिक पॉल्यूशन कम करेंगे टेक्नोलॉजी लाके, लेकिन ये प्रोडक्शन की बात भूल जाओ, प्रोडक्शन कम करने की बात मत करो। काफ़ी लोग हमारे पास आए, काफ़ी डिनर डिप्लोमेसी भी हुई, काफ़ी दबाव हुआ। यहाँ इतना दबाव नहीं होता है क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि वो मैंडेटरी नहीं है, इट्स अ वॉलंटरी एग्रीमेंट है। लेकिन जब लीगली बाइंडिंग होती है तो कहीं ऐसा भी बोला गया कि यार इंडिया को सपोर्ट करो। मैंने बोला कि यार आई एम इंडियन, भारत के लोग मेरे दिल में है और भारत के लोगों के लिए ही हम काम करते हैं। तो आप बोलने वाले कौन होते हैं कि इंडिया को सपोर्ट करो? इंडिया का सपोर्ट करने के लिए तो हम आए हैं, इंडिया का लोगों को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। लेकिन थोड़ा उल्टा चल रहा था, काफ़ी इंडस्ट्रीज भी आई थी, वो भी हमारे पे दबाव डाल रही थी और हम बहुत चंद लोग थे। तो साइंटिफिकली भी हमने आंसर दिया। ये सिविल सोसाइटी का रोल है। सिविल सोसाइटी दबाव डाल सकती है। एक और उदाहरण आपको दूं कि कैसे हुआ। 2012 में मैंने शुरू किया एक क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस को फॉलो करने के लिए। तो फर्स्ट टाइम आई वेंट टू दोहा, कतार, और वहाँ फिलीपींस की एक नेगोशिएटर बहन, करीबन सी इज अराउंड 70 ईयर्स ओल्ड लेडी, एंड लिटरली सी क्राइम। प्लेनरी में काफ़ी रोई बहन और बोला कि वेरी नियर फ्यूचर हमारा जो प्रदेश है फिलीपींस, इट्स अ बंच ऑफ आइलैंड्स, वो डूब जाएगा और हम तो जिम्मेदार नहीं है कार्बन प्रोडक्शन करने में, ग्रीन हाउस करने में, और हम जिंदा भी नहीं रहने वाले हैं। तो किस पे फरियाद डालें हम? इसलिए आप सब विटनेस हो। यदि ऐसा कुछ हुआ तो ये यूरोपियन कंट्री और अमेरिका पे आप क्रिमिनल ऑफेंस डाल देना। अमेरिका पे तो बहुत सारे क्रिमिनल ऑफेंस डाल सकते हैं। और जब कैंटीन में वो मैडम को मैंने कॉन्ग्रेचुलेट किया और धन्यवाद भी किया, तो बोला कि ऐसा नहीं चलेगा, आपका कंट्री को बोलो कि हमको सपोर्ट करे। तो अब मेरी सिचुएशन जरा ऑकवर्ड थी, क्योंकि ऑन बिहाफ ऑफ माई कंट्री तो मैं बोल नहीं सकता कि आई एम नॉट नेगोशिएटर, आई एम नॉट द अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ माई कंट्री। तो बोला कि वी विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट टू कन्विंस अवर नेगोशिएटर्स टू आई मीन आपको फेवर करने के लिए। तो ये मसला होता है कि, और इसके बाद ये लॉस एंड डैमेज की बात हुई। जो साइक्लोन आता है, सुनामी आती है, उसकी तो वही वजह है। पहले भी आता था, आज कई लोग बोलते हैं कि यार पहले ने ज़माने में भी साइक्लोन तो आता ही था, तो क्लाइमेट चेंज ही हुआ है और कैसे बोल सकते हो? बोलते हैं कि पहले तो सालों के बाद आता था, एक सदी के बाद आता था, ये फ्रीक्वेंटली आ रहा है, तो उसकी वजह वही है क्लाइमेट चेंज। लेकिन मीनाक्षी बहन ने सही बताया कि कई बार क्लाइमेट चेंज के नाम पे कुछ भी अब गलत करते हैं, बोले कि नहीं तो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है।
अरे सब ऐसा नहीं है यार, सब क्लाइमेट चेंज नहीं है। जो अहमदाबाद में कोरोना की वजह से लोग मरे, वो सिर्फ क्लाइमेट चेंज नहीं था। और वही टाइम पे यूएनईपी का एक रिपोर्ट आया था कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ है, इसकी वजह से ये फ्लू जिस प्रकार के जो जो वायरसेस है स्प्रेड होते हैं। और अहमदाबाद में जो मर गए तो बोलते हैं तो वो कोमॉर्बिड थे। एक नई थियरी हमने डाल दी कोमॉर्बिड की। वो नहीं बोलेंगे कि कोविड से मरे, वो कोमॉर्बिड थे। वो व्हाट इज कोमॉर्बिड यार? ये तुम्हारा फेफड़ा जो है, लंग्स है, वो वीक क्यों हो गए? क्योंकि हमारा अहमदाबाद में और दिल्ली में एयर पॉल्यूशन बहुत है। उसकी वजह से जो ओल्ड एज और चिल्ड्रंस, ये लोगों को काफ़ी इम्पैक्ट होती है, उसका असर होता है। और उसमें वो वायरस आ गया कोरोना, तो डबल मार पड़ी वो लोगों को। तो इसीलिए वो लोग का मौत हो गए कोरोना में। लेकिन बोलते हैं कि नहीं नहीं वो तो कोमॉर्बिड थे। लेकिन कोमॉर्बिड क्यों थे? एक रिपोर्ट आया था द लार्सन जर्नल का 2019 में। अकेले भारत में पॉल्यूशन की वजह से 27 लाख 2.7 मिलियन पीपल डाइड और 1.7 मिलियन 17 लाख लोग एयर पॉल्यूशन से मरे हैं। जब पार्लियामेंट में सवाल हुआ तो बोला कि ये हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ एयर पॉल्यूशन ही वजह थी, कई और कारण हो सकते हैं। तो फिर हमने बोला कि तो फिर आप स्टडी क्यों नहीं करवाते हो? अभी जब मैं यहाँ दुबई में भी एक चर्चा थी, WHO ने ऑर्गेनाइज की थी, तो मैंने बोला कि WHO आप फंड देते हो हर एक गवर्नमेंट को, तो दबाव डालो कि वो पॉल्यूशन का स्टडी करे। वो पॉल्यूशन का स्टडी क्यों नहीं करते हैं कि वाटर पॉल्यूशन का कितना इम्पैक्ट हुआ और कितने लोग मरीज हो गए और मर गए। तो मैंने WHO को बोला, मेरा जब फीडबैक का समय आया तब, कि आप दबाव डालो, आप फिर फंड ही देते हो। आपकी भी ये जिम्मेदारी होती है कि यू मस्ट हैव टू पुट ए प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट दैट दे हैव टू कैरी आउट ए इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ द एयर पॉल्यूशन, ऑफ द वाटर पॉल्यूशन और द वाटर कंटामिनेशन। दैट इज योर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने बताया है सब, तो निकल जाते हैं। तो ये फिर से बात में आ जाता हूँ कि ये जो बहन की जो स्टोरी थी फिलीपींस की, कि भाई हम जिम्मेदार नहीं है, फिर भी ये साइक्लोन आता है, भुगतना हमको पड़ता है। तब से वो लॉस एंड डैमेज की थियरी आई, जान माल का जो नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए जो डेवलप कंट्री है वो लोगों को मदद करनी चाहिए। हमारे गुजरात में भी जितना जब साइक्लोन आता है तो गुजरात की सरकार गौरव के साथ बोलती है और बोलते हैं कि हमारे इसमें भी प्रधानमंत्री तो आ ही जाते हैं कि प्रधानमंत्री की दीर्घ दृष्टि से हमने जान का रक्षण किया। हाँ, इसमें भी प्रधानमंत्री तो आ जाएगा। और कोई दूसरा हो जाएगा तो बेचारा अकेला प्रधानमंत्री क्या कर पाएगा, कहाँ कहाँ पहुंचेंगे। तो ये जब क्रेडिट की बात आती है तब प्रधानमंत्री हर जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन जब कुछ होता है तो कोई रोल नहीं होता है प्रधानमंत्री का। मेरी बात यहाँ ये है कि ये जो साइक्लोन आता है तो आपने जो नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू टीम है अच्छा काम कर रही है। वी मस्ट हैव टू गिव ए क्रेडिट टू द नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू टीम एंड स्टेट की जो रेस्क्यू टीम है उसको क्रेडिट देना ही चाहिए, क्योंकि वो लोग डिस्प्लेस करवाते हैं, अच्छी तरह से वो रखते हैं, तो जान माल की खुवारी नहीं होती है ड्यूरिंग द साइक्लोन। बट देन इसके बाद पोस्ट इफेक्ट तो क्या होता है, ये पियर जो आया, इसके पहले वावाजोड़ा आया था तो राजूला में लाइट डुल हो गई क्योंकि सभी पोल गिर गए, 2 महीने तक लाइट नहीं आई। तो वो बाजरा का रोटले खाने वाले लोग हैं, वो हमारे जैसे फास्ट फूड वाले लोग नहीं है। और हमारे जैसे तो लोग आशीर्वाद का आटा लेके चला लेते हैं, वो तो चक्की का आटा वो करते हैं, खाते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, क्या करेंगे। और अब गुजरात की कोई गांव ऐसा नहीं है कि जहां हैंडपंप से पानी मिलता हो। इलेक्ट्रिसिटी मस्ट, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो पानी नहीं मिलेगा आपको।
तो 2 महीने तक वो महुआ, जाफराबाद, राजूला के लोगों ने काफ़ी परेशानी का फेस किया था। तो मेरे बोलना है कि लॉस एंड डैमेज, आपने जान मान बचा लिया, लेकिन उसके बाद की जो परिस्थिति आई, और कई लोग मर गए थे इसके बाद भी, ये तो रिपोर्टिंग नहीं करते हैं क्योंकि हमको क्रेडिट देनी है। विजनरी आदमी है, विजनरी लीडरशिप है, विश्व गुरु है, लेकिन ये साइक्लोन की वजह से काफ़ी वो हमारा डिस्प्ले बोर्ड भी गिरे थे और कई लोग मर गए हैं, लेकिन वो रिपोर्टिंग नहीं होता है। वही होता है कि हमने तो बहुत बढ़िया काम किया और सब हो गया। तो लॉस एंड डैमेज जो होता है, जान माल का भी नुकसान होता है, तो इसके लिए क्या है प्रोविजन। तो 2012 से चर्चा हुई थी, हमारे सिविल सोसाइटी के लोग यूएन में साइड इवेंट्स करते हैं, वहाँ एक यूएन का एक बड़ा वेन्यू होता है, वहाँ हम रैली निकालते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, और ये करते करते 2 साल पहले ग्लासगो में थोड़ी इसकी चर्चा हुई, इजिप्ट में एजेंडा पे लिया गया, और अभी दुबई में ये तय हो गया कि भाई लॉस एंड डैमेज का एक सेपरेट फंड होना चाहिए। और जो शेख है यूएई का, उसने पहल की और $700 मिलियन ये फंड जमा हुआ है। इसमें यूएई है, जर्मनी, यूके, यूरोपियन यूनियन और जापान ने फंड दिया और बोला कि ये फंड अलग होना चाहिए। वो जो ग्रीन ग्लोबल फंड है वो अलग है, वो अलग है। वो सिर्फ वही देश को जाना चाहिए कि जहाँ जो लॉस एंड डैमेज का प्रॉब्लम है। तो ये फलश्रुति है ये दुबई की, कि एक बात ये तय हुई कि फोसाइल फ्यूल हम कम करेंगे, वो प्लेस किया है, और दूसरा ये फॉर्मेशन हो गया ये लॉस एंड डैमेज का। तो 2 उपलब्धियाँ ये दुबई की है, लेकिन इसके पीछे सिविल सोसाइटी ने बहुत बड़ा काम किया है। तो कौन होते हैं सिविल सोसाइटी में? तो इसमें बड़े बड़े नाम होते हैं, जैसे कि क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क है, वो 1900 NGO इसमें शामिल है, जिसमें मेरा पर्यावरण मित्र भी, आई एम वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। इसके बाद एक कांसा करके है, क्लाइमेट एक्शन तो पूरा ग्लोबल हो गया, स्पेसिफिकली काम करने के लिए एक कांसा हमने नेटवर्क बनाया है, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क साउथ एशिया, जो 8 देश में है और उसका हेडक्वार्टर बांग्लादेश में है। तो जो कांसा तो पूरी ग्लोबल की बात करेगी, लेकिन स्पेसिफिकली साउथ एशिया का क्या प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए जो फॉर्मेशन हुआ है वो कांसा है। क्लाइमेट जस्टिस नेटवर्क है, वो स्पेसिफिकली जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ है इसके लिए काम करती है, और वो अपने बात रखती है यूएन में, साइड इवेंट्स के जरिए मूवमेंट करते हैं, सब करते हैं। दूसरा जो एक ग्रुप है वो इंडिजिनियस पीपल ऑर्गेनाइजेशन है, जो ज़्यादातर ट्राइबल लोगों का एक है, क्योंकि ये पूरे साउथ एशिया का लोगों को वो नुकसान होता है, लेकिन स्पेसिफिकली जो ट्राइबल को नुकसान होता है तो उसको क्या करना चाहिए। तो इंडिजिनियस पीपल ऑर्गेनाइजेशन का एक ग्रुप बना है। एक ग्रुप हुआ है यूथ, विमेन्स और जेंडर को लेके, उसको यंग एनजीओ ग्रुप का नाम दिया है। उसकी एक्रेडिशन बहुत लेट अभी मिला, लेकिन ये चिल्ड्रन राइट्स, यूथ राइट्स, विमेन्स राइट्स, जेंडर राइट्स, उसके लिए भी यूनाइटेड नेशन ने एक्रेडिट किए हैं सब एनजीओ को, और अपनी बात रखते हैं कि क्लाइमेट चेंज में जनरल तो नुकसान होता ही है, लेकिन स्पेसिफिकली विमेन्स को क्या नुकसान होता है, बच्चों को क्या नुकसान होता है। अभी यूएन ने एक जनरल असेंबली में उसको बोलते हैं कि GC26 जनरल कमेंट्स 26, इसमें जिक्र किया है कि बच्चों को नुकसान होता है, वो अपने राइट्स एंजॉय नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो अलग अलग मुद्दे पे, और ये सब कब बाहर आता है, जब सिविल सोसाइटी काम करती है, सिविल सोसाइटी मुद्दा रेज करती है, तब जाके यूनाइटेड नेशन में ये मुद्दा की चर्चा होती है, और फिर वो कॉन्फ्रेंस में बात आती है। तो दिस इज द रोल ऑफ द बेसिकली सिविल सोसाइटी। इसमें ट्रेड यूनियन भी आता है, ऐसा कि ट्रेड यूनियन की थोड़ी हम रमूज और कॉन्ट्राडिक्शन जैसी भी बात लगेगी। वो लोगों का ये भी बोलना है कि यदि हम
कोल बंद कर देंगे तो कोल में काम करने वाले जो मजदूर है उसका क्या होगा? तो आप कोल कम करना ही है, वी आर एग्री, बट द फेज आउट करो कि ये जो कामदार है वो इमीडिएटली आप बोल दोगे कि लॉकडाउन कर दोगे, निकल जाओ, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो ये कामदारों का राइट्स का क्या है? तो ट्रेड यूनियन की भूमिका ये भी होती है कि ये सब नए नए चीज़ें आती है, जब ये बंद करो वो बंद करो, सब अच्छी बात है, लेकिन जब कामदारों पे इम्पैक्ट होता है तो इसके लिए भी सोचना चाहिए। तो इस प्रकार के जो अलग अलग सिविल सोसाइटी होती है वो अपना रोल प्ले करती है, इसमें इंडस्ट्रीज भी अपनी बात रखती है। तो एक है, हम दूसरी एक बात है कि एनजीओ में सब होता है, लेकिन इसमें भी स्पेसिफिकली वेस्ट मैनेजमेंट की बात होती है। वेस्ट मैनेजमेंट में भी वेस्ट पिकर्स की बात होती है। वेस्ट मैनेजमेंट अच्छी बात है, लेकिन ये जो वेस्ट पिकर्स का जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, डोर टू डोर कलेक्शन करने वाले की लोग हैं, प्लास्टिक पिकर्स की बात है। अब जो हमारे गुजरात में, अहमदाबाद में खास करके जो प्लास्टिक पिकर्स है फुटपाथ पे रहते हैं, मैं उसको क्लाइमेट रेफ्यूजी बोलता हूँ। वो बनासकांठा से आए हैं, मैं बार बार वो लोगों को मिलता हूँ तो बोले कि हमारे भी घर हैं वहाँ बनासकांठा में, छोटी सी खेती है, अब क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश नियमित होती नहीं है, तो दे हैव टू फोर्स टू डिस्प्लेस ओवर हियर इन अहमदाबाद, एंड द गवर्नमेंट इज टोटली फेल टू प्रोवाइड देम द शेल्टर एंड द हाउसिंग। हमने वादा तो किया था कि 2022 तक हर एक इंसान को घर मिल जाएगा। एक अभी कार्टून भी निकला है कि यार आपने तो लोगों से बात की, लेकिन राम भगवान बोल रहा है कि आपने तो मुझे घर दे दिया। एक कार्टून चल रहा है, आई एम वेरी सॉरी टू से, राम भगवान ये क्यों नहीं बोलता है कि यार मुझे घर की जरूरत नहीं है, मुझे घर की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसको जरूरत है उसको घर दो। आप 2022 तक आपने जो वादा किया था वो नहीं पाओ, लेकिन ये कार्टून आ गए कि लोगों को घर देने वाला ये नहीं, आपने तो मुझे घर दिया तो मैं प्रसन्न हूं आपसे। कई का कार्टून ऐसा भी आया कि कोई मोहन आया, कोई कृष्ण आया, कोई योगी आया, कोई वो आया, तो त्रेता युग का राम आ गया। अब तो जनवरी 24 के बाद किसी के घर पे ताला नहीं होगा, क्योंकि राम राज्य आ जाएगा, कोई भूखा नहीं रहेगा। अब राम से ही मांगेगा, यस, गवर्नमेंट से नहीं पूछेगा। अब कुछ नहीं, राम राज्य 2024 जनवरी के बाद, 22 जनवरी के बाद किसी के घर पे ताला नहीं होगा, कोई चोरी नहीं करेगा, कोई बलात्कार नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, राम राज्य आ गया। और एक जानी मानी गायिका जो गुजराती है, बॉम्बे बेज, उसने शुरू कर दिया कि रामराज की शुरुआत तो हो गई, चंद्र पे हम पहुंच गए। अब ये भी एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, प्रोपेगेंडा चल रहा है। कविता पण છે ને, राज तुम्हारा राम राज्य में, हाँ, मर्दा बोलिया सब कुछ। लेकिन दूसरी बात मैं ये भी करना चाहता हूं कि ये तो राजा है शेख, तो दुबई में मैंने कोई जगह पे COP28 बोर्ड दिखा, लेकिन राजा का, शेख का फोटो कहीं नहीं दिखा। इजिप्ट गया था इसके पहले COP27 में, वहां भी राजा है, उसका भी फोटो नहीं देखा। ग्लासगो में गया था इसके पहले COP26 में, तब महारानी का फोटो मैंने नहीं देखा। लेकिन जब COP23 भारत में होगा और यदि 24 में वही रिपीट होगा, तो हर एक गांव में वो फोटो दिखेगा कि वही आदमी है जो COP यहां ला सकता है, और वही आदमी विश्व गुरु है। मुझे चिंता अब से है, एक भारतीय होने के नाते मुझे खुशी होनी चाहिए कि COP हमारे यहाँ हो, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, लेकिन मुझे डर ये बात का है कि इन द नेम ऑफ द COP कितनी पब्लिसिटी का खर्च होगा। G20 एक मामूली चीज है जो इंडोनेशिया में हुई थी, और जब भारत में हुई तो वही आदमी है जो G20 यहां ला सकता है। और पढ़े लिखे लोग इतने पागल हो गए कि ओ क्या बात है, इसके पहले तो ये देश का जन्म ही नहीं हुआ था और UN में कोई जानता ही नहीं था। COP यहां भी हुई है,
2001 में इंडिया में, दिल्ली में भी हुई है, लेकिन कोई ढोल नहीं पीटाया था। बीजेपी की गवर्नमेंट ही तब, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी दूसरी, बीजेपी की गवर्नमेंट थी, लेकिन ढोल नहीं पिटाया था। लेकिन अब जो हो रहा है तो वही आदमी कर सकता है। तो उसका जो क्लाइमेट, जो ग्रीन हाउस उत्सर्जन हो रहा है, ये बोर्ड लगाते हो हर एक जगह पे, तो मुझे खर्च की इतनी चिंता नहीं है, लेकिन बोर्ड लगाने में जो रिसोर्सेज का यूज होगा और उसकी वजह से जो कार्बन का एमिशन होगा, उसका तो आप काउंट करो। तो ये भी सिविल सोसाइटी, और किसी को पता नहीं है, कोई बोलेगा नहीं। हमारे जैसे कई भारत से करीबन मैंने गिनती की तो 2000 लोग आए थे और 1000 से ज्यादा तो गवर्नमेंट के लोग थे एक दुबई में। लेकिन कोई नहीं बोलेगा कि ये दुबई में तो ये फोटो नहीं था किसी का राजा का, तो यहाँ आपने क्या वो लैंडमार्क कर दिया है कि आपका फोटो दिखता है, वो कोई नहीं बोलेगा। तो मुझे चिंता अब से वो है कि वो फोटो आएगा और हर एक गांव में हो जाएगा। तो ये चिंता है बेसिकली। तो ये वेस्ट मैनेजमेंट का जो है, तो वेस्ट पिकर्स का भी होता है। तो हमने जो अहमदाबाद में जो वेस्ट पिकर्स है वो बनासकांठा से है बेसिकली। वहाँ खेती अनियमित हो गई है, इसलिए वहाँ आके रहे हैं। तो हमारे ग्रीन कैटर्स की जो स्टूडेंट की टीम है वो जाके मिली वो लोगों को कोरोना के टाइम पे। अब तो स्टे होम स्टे सेफ का एक सूत्र था, वो लोगों के पास तो घर ही नहीं है, कहाँ जाएंगे। हम बाहर जाते तो पुलिस अंदर कर देती थी। हमारे टेरेस पे, मेरा खुद का टेरेस है, मेरी फैमिली के साथ टेरेस पे जाता हूँ तो ड्रोन कैमरा से पकड़ के अंदर डाल देते थे। तो वो लोग तो उसके पास घर ही नहीं है। तो आपका वो स्टे होम स्टे सेफ का स्लोगन का क्या हुआ। बात मुझे इसीलिए करनी है कि वेस्ट पिकर को आमदनी नहीं मिलती है। जो सिंगल यूज प्लास्टिक है और मल्टी लेयर प्लास्टिक है वो उठाते नहीं है, क्योंकि वो रिसाइकलर उसका लेता नहीं है। तो हमने मुहिम उठाई कि भाई ये सिंगल यूज प्लास्टिक और मल्टी लेयर प्लास्टिक, वो प्लास्टिक वेस्ट पिकर्स को बोलो कि उठाए। तो फिर हमने मूवमेंट की, तो गुजरात में एक पॉलिसी बनी है, क्योंकि मैं स्टेट लेवल का एक्सपर्ट मेंबर हूँ। मेरी चलती नहीं, मैं माइनॉरिटी में हूँ, लेकिन एक्सपर्ट तो बैठे जाए मुझे। आई एम ओनली एक्सपर्ट इन गुजरात स्टेट कमेटी में कि भाई बिठाया है नाम का, वो मैं टेक्स्ट बुक जो एनवायरमेंट का है उसका भी मैं एक्सपर्ट मेंबर हूँ। लेकिन मैं बात करूँगा, मैं माइनॉरिटी में हूँ। दिखाने के लिए बोलेंगे कि देखो ये जाना माना एक्टिविस्ट को भी हमने रखा है, लेकिन कितनी बात मेरी सुनेंगे आई डोंट नो। अभी स्टेट ह्यूमैनिटी कमीशन ने रिसेंटली मुझे एक्सपर्ट अपॉइंट किया है पॉल्यूशन के केस में, लेकिन मेरी कितनी राय लेंगे वो मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं जाके बैठता हूँ, तो राय देता हूँ, जो भी होता है वो करता हूँ, योगदान देता हूँ। ये सिविल सोसाइटी का रोल है। और इसके लिए पॉलिसी आई गुजरात में कि भाई जो वेस्ट पिकर दिन का 15 किलोग्राम वो मल्टी लेयर और सिंगल यूज प्लास्टिक उठाएगा तो 1 किलोग्राम का सिर्फ 3 रुपीज़ गवर्नमेंट देगी। तो हर रोज का 15 रुपया। अब 15 रुपये में क्या होगा। और फिर 15 दिन के लिए, 30 दिन के लिए नहीं, 15 दिन के लिए वो हर रोज 15 केजी उठाएंगे तो हम 3 रुपया देंगे। हमने बोला कि विच इज नॉट पर्याप्त, हमारी वजह से आई, लेकिन वी आर नॉट सेटिस्फाइड, ये बढ़ाना चाहिए। क्योंकि 1 केजी प्लास्टिक तो कितना होता है, वॉल्यूम कितना होता है, और वो लोग कहाँ रखेंगे। तो 15 केजी तो पूरा ये रूम भर जाएगा। तो 15 वो पूरा रूम भर जाएगा तो उसकी कीमत मिलेगी 45 रुपीज। डू दे हैव एनी स्टोरेज स्पेस to store the 45 kg this single use and multi layer plastic? Is there government facility so they can go and put the plastic there? Is there any facility that the waste picker can हाथ धो के आती थी, ये रखो ये रखो। अरे पानी ही नहीं हमारे पास यार। जो बनासकांठा से लोग आए हैं, ऐसे ही हेबतपुर विलेज है थलतेज के पास, वो खुली जगह में जो गांडा बावल होता है प्रोसोपस जोलोफेरिया, इसमें वो लोगों ने कंतान से छोटी छोटी वो बनाई है हट्स,
मच्छर है वहाँ। उसकी छोटी छोटी लड़कियाँ जो पढ़ने की उम्र की है वो बंगलों में जाके पानी कैरबो में लेके आती है वो ट्राइसिकल में वजह से, और आप उसको बोल रहे हैं कि आप हाथ धो, साबुन का यूज करो। वो लोगों को शौक नहीं है गंदा रहने का, फैसिलिटी तो दो। तो एक क्लाइमेट रेफ्यूजी है, तो उसके लिए कुछ होना चाहिए, इसीलिए हम वो लड़ रहे हैं कि इसका भी मुद्दा है वेस्ट स्पीकर का। जो प्लास्टिक का पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो हमने बड़ी पैमाने पे हमारा सिविल सोसाइटी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्लास्टिक में वही वो चर्चा करते हैं कि प्लास्टिक प्रोडक्शन है सब कम होना चाहिए, लेकिन जो वेस्ट स्पीकर्स है उसके लिए भी बात होनी चाहिए। तो रोल ऑफ सिविल सोसाइटी ये है, अच्छी सी बात होती है, लेकिन सिविल सोसाइटी रोल जो है ह्यूमन राइट के बेस पे है, सोशल जस्टिस के बेस पे है। तो ये बात करने की एक स्पेस है वहाँ। यहाँ एक दुबई में एक अच्छी भी बात हुई कि वहाँ पैलेस्टाइन पे बहुत चर्चा हुई। एक करीबन 35 to 40 ईयर्स की एक यंग लेडी जो प्लेनरी में जो रो रही थी कि आप क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, लेकिन एक हॉस्पिटल पे बॉम्बार्डिंग होती है, तो ये क्या क्लाइमेट चेंज नहीं है? और ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि वो डिसेंट लोग आते हैं, स्क्रीनिंग वाले लोग आते हैं वहाँ। युवा लोगों ने बहुत ताली बजाई वो बहन की बात पे और उसको समर्थन किया। ताली बजाई मतलब खुश होके नहीं, लेकिन ये बहन की बात को समर्थन किया कि आपकी बात सही है। और काफ़ी प्रदर्शन रहा कि भी ये जो पैलेस्टाइन पे हमला हो रहा है, इजराइल जो कर रही है, आप क्यों नहीं रोकते हैं? ये भी स्पेस होती है वो सिविल सोसाइटी की। जब पेरिस एग्रीमेंट हुआ और अमेरिका ने मना कर दिया, ट्रंप ने, कि वी आर विड्रॉइंग द पेरिस एग्रीमेंट, तब एक ग्रेटा थंडर करके लड़की आई, तब तक उसकी उम्र 16 साल की थी, अब तो बड़ी हो गई है, और उसको सिविल सोसाइटी ने समर्थन किया और पूरी मूवमेंट हुई और अमेरिका को ये फर्ज हुई कि वो पेरिस एग्रीमेंट में फिर से वो एग्रीमेंट में आ गए। तो ये जो रोल होता है सिविल सोसाइटी का, तो ये बेसिकली है। तो लॉस एंड डैमेज की जो बात हुई वो सिविल सोसाइटी की वजह से ही हुई। इंडिजिनस पीपल की जो बात हो रही है उसकी वजह से ही हुई। जो अभी यूएन ने हुआ कि भाई मिलेट का ग्रो होना चाहिए, वो इंडिजिनस लोगों की डिमांड थी कि हमारा मेन जो खुराक है वो तो यार मिलेट है, और आपने मिलेट ले लिया। और मिलेट ही क्लाइमेट चेंज का वो रेजिलेंस क्रॉप्स है। यदि अभी ये आज सर्दी के मौसम है, हम किसी ने, बहुत कम लोगों ने स्वेटर पहने हैं, बहुत ठंड होनी चाहिए, नहीं है ठंड, तो फिर ये जो हमारा बाल प्रदेश का जो गेहूं है जो स्पेसिफिक है, वो गुजराती में कहिए तो ठारથી થાય છે, ड्यू ड्रॉपથી થાય છે। अब ड्यू ड्रॉप ही नहीं होगी, ठंड नहीं होगी तो ड्रूप नहीं होगी, तो ये हमारा भालिया घઉં જે પ્રખ્યાત છે એ નહીં થાય, એનું પ્રોડક્શન ઓછું થવાનું। कि बारिश अनियमित होगी तो हमारा जो हमारा राइस का क्रॉप है उसका उत्पादन नहीं होगा। लेकिन जो मिलेट है, मिलेट की पहले खेती नहीं करनी पड़ती थी, डांग में ऐसे ही नागली होती थी, रागी होती थी, बंटी होता था, बावटी होता था, सब होता था। और यदि अच्छी वो उसका वो नहीं हुआ धान्य, तो उसका फोडर तो बहुत अच्छा है, तो फोडर तो होगा ही, तो हमारा एनिमल जो कैटल फीडिंग है वो तो अच्छा होगा। तो ये जो मूवमेंट हुई जो, वो भी सिविल सोसाइटी की वजह से हुई। मिलेट ईयर की बात हुई, क्लाइमेट चेंज में एडेप्टेशन की बात हुई। तो ये जो चीज़ें होती है वो सिविल सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन वहाँ भी हमको मिलने आ जाते थे कि हमारे देश को सपोर्ट करो, हमको देश के लोगों को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, तुम्हारा जो चंद 2-3 लोगों की फैक्ट्री चलाने के लिए और उसको समर्थन के लिए हम नहीं आए हैं। तो ये बेसिकली ये रोल सिविल सोसाइटी का है। अभी जो यूएनईपी का रोल, यूएनडीपी का रोल और यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिकल एंड सोशल विंग, एक अलग से विंग बनाई है, और उसके जरिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है
वो 2016 में आया, जो 17 गोल है वो भी वॉलंटरीली है, भारत ने एग्रीमेंट किया है। अब उसका रिव्यू होता है, तो रिव्यू में सरकार तो वही बोलेंगी, इंडस्ट्री तो वही बोलेंगी बहुत बढ़िया काम होता है और हमारी वजह से हो रहा है, हम जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो उसकी वजह से, और कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसकी वजह से हो रहा है एसडीजी का। तो उसको मॉनिटरिंग कौन करेगा? तो मॉनिटरिंग करने का काम सिविल सोसाइटी का है। तो मेरा पर्यावरण मित्र जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम वो यूएन इको शॉक का भी मेंबर है और हम जाते हैं न्यूयॉर्क में, जाके बात करते हैं, रिव्यू करते हैं। तो हमको गालियाँ भी बहुत सुननी पड़ती है कि हम हमारे देश की बेइज्जती करते हो बाहर जाके। बोला कि हम तो देश का इज्जत बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन गरीब लोगों के नाम पे, उसके ह्यूमन राइट वायोलेशन पे आप कहीं चंद लोगों के फायदे के लिए, मुनाफे के लिए। अभी मेरा लेक्चर जो हुआ दुबई में, वहाँ एक साइड इवेंट्स होती है, ऑफिशियल साइड इवेंट्स में मेरा लेक्चर था। 2 तरीके होते हैं, एक हर एक कंट्री का पेविलियन होता है जिसमें पेमेंट करना होता है, कितनी साइज का पेविलियन है यूनाइटेड नेशन को, और जगह मिलती है और देश अपनी बात रखते हैं अपने पेविलियन में। 10-15 लोग आते के बैठते हैं, अपनी वो लाइफ मिशन की बात करते हैं, वो करते हैं, वो चलता है। हमारे पास तो पैसा नहीं है, लेकिन हम एक्रेडिट है तो यूनाइटेड नेशन हमको फ्री ऑफ कॉस्ट वो जगह देती है साइड इवेंट्स की। मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, ये यूट्यूब पे भी है और इसके वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हो। मेरी साइड इवेंट में 60 लोग थे, इस बार 60 लोग। ज़्यादातर 10-15 लोग होते हैं कंट्री के पेविलियन में, 3-4 लोग बोलने वाले और उसको सुनने वाला उसके ही कंट्री वाले लोग होते हैं। 60 लोग थे, करीबन 25 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव थे। और मैंने वही बात की कि ये क्लीन ड्राइव ये सब बराबर है, लेकिन जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वेस्ट पिकर का, उसका क्या, ये बात मैंने रखी। तो आप ये मिटिगेशन और एडप्टेशन की बात में ये मत भूलो कि हमारा प्लास्टिक वेस्ट पिकर को अन्याय हो या डोर टू डोर कलेक्शन करने वाला का अन्याय हो। ये बात रखने का कर्तव्य जो है वो सिविल सोसाइटी का है, और वो अपनी वो थ्रू द साइड इवेंट्स, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहाँ मीडिया का इंटरव्यू देना, लॉबिंग करना, नेगोशिएटर मिलना, तो बहुत बिजी रहता है दिन। जैसे कि मैं नैरोबी गया था तो बोले कि आप सफारी पार्क में जाके आए, मैंने बोला कि मेरे पास टाइम ही नहीं था। एयरपोर्ट से होटल गया, 6 बजे उठना पड़ता था, 7 बजे हमारी वही होटल में मीटिंग होती थी कि किस ग्रुप में जाना है। 3 ग्रुप थे, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड प्लेनरी। तो हम डिवाइडेड हो जाते थे और बहुत चंद लोग होते थे, तो हर एक ग्रुप में जाके हमारा प्रेजेंटेशन, शाम को फिर से रात को 12 बजे तक हम यूनाइटेड नेशन के ऑफिस में रहते थे, क्योंकि कोई इवेंट लेट होती थी, कोई नेगोशिएशन लेट होता था, तो फिर रात को थके हुए वापस आते थे। सुबह में फिर से 6 बजे उठ के 7 बजे मीटिंग करना जाना। किस टाइम में हम घूमे, और लोग बोलते कि ओ महेश भाई आप तो एक्सपोजर ट्रिप बहुत हो रही है आपकी, तो एक साल में 7 हुई। लेकिन मैं कोई भी जगह, कोई भी ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं विजिट नहीं कर रहा हूँ। श्रीलंका गया, वो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात थी, वो